तो आप अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। डायग्राम देखिए, ये वाला समझ लिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और आपको ये वाले पॉइंट में आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। यहाँ पे मान के चलिए ये स्ट्रेट करंट कैरिंग जो करंट ले रहा है, करंट जा रहा है उसमें, वो हो रहा है आपका आई, और ये जो एंड पॉइंट्स है वहां से जो इसका मीन पोजीशन है वहां पे एंगल जो है वो φ1 और नीचे का एंगल समझ लीजिए φ2 है, ठीक है। φ1 और नीचे का एंगल हो गया φ2, ठीक है। अभी मुझको यहां पर मुझे यहां पे इस पॉइंट पी पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम बायोट-सेवर्ट लॉ को यूज करेंगे। मैंने बोला था बायोट-सेवर्ट लॉ से बहुत कुछ निकल सकता है यहाँ पे, ठीक है। बायोट-सेवर्ट लॉ वो होता है dv इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई idl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो रूल है वो अप्लाई करने से पहले कंसीडर करना पड़ता है, ये छोटा सा जो लेंथ है, आर्बिट्ररी लेंथ जो है dl, इसको हम कंसीडर करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो मान के चलिए ये वायर पे ये छोटा सा लेंथ मैंने कंसीडर कर लिया dl, ठीक है। और इससे जो एंगल बन रहा है वो एंगल हो रहा है थीटा, यहाँ पे जो है वहां पे साइन थीटा लिखा है वो यहाँ पे थीटा बन रहा है, और इस एंड पे मान के चलिए एक आर्बिट्ररी एंगल बन रहा है फाई, ठीक है। और ये जो dl का लेंथ है हमेशा r पकड़ना होता है, ये लॉ जब अप्लाई करेंगे ये dl से ये पॉइंट का डिस्टेंस जो है r पकड़ना पड़ता है। तो जैसे कि ये dl मैंने कंसीडर कर लिया, तो ये मीन पोजीशन से इसका लेंथ भी मैंने l कंसीडर कर लिया, और समझ लीजिए ये वाला डिस्टेंस a कंसीडर कर लिया, ठीक है। सब कंसीडरेशन खत्म। लेकिन अभी देखिए ये जो पूरा लॉ है, यहां से अगर dv से अगर b का वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, b का वैल्यू निकालना चाहते हो, तो हमको एलिमिनेट मतलब डिराइवेटिव अगर एलिमिनेट करना है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या पता है कि इंटीग्रेशन जब करना होता है, ठीक है, b का वैल्यू निकलेगा। जब इसका इंटीग्रेशन करने जाओ तो देखिए ये 3 वेरिएबल यहाँ पे आ जाते हैं। कितना वेरिएबल है, 3। अभी देखिए कैसे, जैसे कि dl ये आपके ऊपर है कितना लेंथ आप कंसीडर करेंगे, हम यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी dl लेंथ कंसीडर कर सकते हैं, तो परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा, dl एक वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में dl किस पॉइंट पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये थीटा का वैल्यू। अगर नीचे कंसीडर करेंगे dl का वैल्यू तो थीटा का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली dl जितना डिस्टेंस नीचे आप कंसीडर करेंगे ये r का वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगा, समझ में, ये r का वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये 3 वेरिएबल को एलिमिनेट करके एक वेरिएबल में ये इक्वेशन को लाना है, नहीं तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रखा है वो मैंने कंसीडर कर लिया। ये वाला एंगल था फाई, ये वाला एंगल था थीटा, दिस इज योर 90 डिग्री। ये वाला डिस्टेंस है a, ये वाला l और ये वाला है r, ठीक है। नाउ यहां से अगर देखिए इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, ये 3 वैल्यू को एलिमिनेट करना है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू, तो यहां पे अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, दैट इज 90 प्लस यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे थीटा, ठीक है, इसको 180 डिग्री मिलेगा यहां से। तो यहां पर एक थीटा का वैल्यू निकलने वाला है, देखिए 90 माइनस 5, ठीक है, ये वाला वैल्यू निकलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा है पहले वाला जो वेरिएबल है उसके जगह पे अगर 90 माइनस 5 मैंने लिख दिया तो साइन 90 माइनस 5 का वैल्यू हो जाता है कॉस 5। बहुत इजी है, एक वैल्यू रिप्लेस हो गया। और दूसरा चीज देखिए, दूसरा वाला वैल्यू अभी देखिए कॉस 5 का जो फॉर्मूला है, कॉस 5 का फॉर्मूला, कॉस 5 मतलब क्या है, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस फाई अगर एंगल हो गया तो बेस कौन सा वाला है, ए है हमारा बेस, डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेनियस है आर। तो यहां से अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो a सेक फाई निकलेगा, ठीक है, दूसरा वाला वेरिएबल रिप्लेस हो गया। अभी तीसरा वाला वेरिएबल है ये dl खुद, ठीक है, ये dl खुद, तो इसको कैसे निकालें, तो ये वाला थोड़ा मिटने वाला है ये वाला, ठीक है। तो अभी देखिए dl का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो dl का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये जो वैल्यू है l ये आपका हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये वाला a होता है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमको पता है tan फाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो यहां से L इक्वल्स टू a tan phi, और अगर हम DL करेंगे तो यहां पे D ऑफ a tan phi निकलेगा, ठीक है, DL ऑफ a tan phi, D ऑफ a tan phi, सॉरी D ऑफ a tan phi, a हो जाता है आपका क्या कांस्टेंट, और tan phi का अगर आप डिराइवेटिव करेंगे आपको sec स्क्वायर phi d phi निकलेगा, ठीक है। तो तीनों वेरिएबल को देखिए मैंने phi के रेस्पेक्ट में चेंज कर दिया, कॉपी कर लीजिए, ये वाला मिटने वाला है अभी, ठीक है। तो अभी देखिए मैं अगर यहां पे रिप्लेस कर दूं सब वैल्यू, जैसे कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, डीएल के जगह पे अगर आप सोचेंगे कौन सा वाला वैल्यू निकला था, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई निकला था, ठीक है। और साइन फाई की जगह पे हमारा निकला था कॉस फाई, सॉरी साइन थीटा की जगह पे हमारा निकला था कॉस फाई, डिवाइडेड बाय आर की जगह पे ए सेक फाई निकला था, तो उसका स्क्वायर अगर करेंगे ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई निकलेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारा चीज यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है, जैसे कि ये और स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। मेरा हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जब भी इंटीग्रेशन करें जो वेरिएबल होगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फाई हमारा वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का आपका लिमिट पुट करना पड़ता है, ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना है, देखिए फाई तो एंगल मैंने ये पकड़ा था, इसका मैक्सिमम नीचे में एंगल होगा फाई 2, ऊपर में एंगल होगा फाई 1, तो अगर आप लिमिट पुट कर देंगे ऊपर में फाई 1 नीचे में फाई 2, लेकिन अगर आप इस लाइन को देखिए, ये फाई 1 और फाई 2 जो यहाँ पे बिछाया था मैंने, इस लाइन को कंसीडर करके, मतलब मेन लाइन को कंसीडर करके बिछाया था, तो अगर हम मेन लाइन को कंसीडर करेंगे तो नीचे का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, ऊपर का जो वैल्यू होगा वो फाई 1 पॉजिटिव में आएगा। अगर अभी आप इंटीग्रेशन करें कितना आएगा, देखिए आई और ए, ये तो क्या कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ कॉस फाई का इंटीग्रेशन होगा, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन हम सबको पता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है कितना, साइन फाई, ठीक है, साइन फाई होता है कॉस फाई का इंटीग्रेशन, माइनस फाई 2 और इधर है फाई 1, तो फाइनली जो वैल्यू निकलने वाला है वो होगा साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2, ठीक है, साइन माइनस फाई 2। और हमको क्या पता है कि साइन कभी भी ये माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, माइनस को यहां से निकाल देगा, तो बाहर में पहले से माइनस है, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बहुत खूबसूरत वैल्यू है, ठीक है। अच्छे से पॉज कीजिए, ये वाला लिख लीजिए क्योंकि अभी स्पेशल कुछ नोट आने वाला है, ठीक है। चलिए अभी लिख लीजिए जल्दी से। तो अभी देखिए कुछ स्पेशल नोट, ठीक है। तो मैंने जो जनरल केस दिखाया अभी, ठीक है, तो अगर मान के चलिए अगर ये जो स्ट्रेट करंट कनिंग कंडक्टर मैंने लिया था वो स्ट्रेट करंट कनिंग कंडक्टर अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, तो क्या करेंगे, मतलब कि ये इसका कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है, कोई एंडिंग नहीं है। मान के चलिए आपके घर के सामने जो रोप रहता है, इलेक्ट्रिक रोप जो रहता है वो बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले आप अगर एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट के मुकाबले वो रोप इनफाइनाइट पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो उस इनफाइनाइट रोप के सामने आपका जो एक पॉइंट है जिसको आपने कंसीडर किया था, वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस एक्सप्रेशन को लेकर ही हम निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए अगर ये रोप अगर छोटा हुआ तो जो एंडिंग पॉइंट देखिएगा, ठीक है, एंडिंग पॉइंट में जो एंगल निकलता था, मैंने कुछ एंगल समझ लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है। अगर ये रोप थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा, कितना, मान के चलिए 60 डिग्री हो गया। ऐसे करते 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 अगर ये ही लेंथ अगर इनफाइनाइट बन जाए तो मतलब कि ये एंगल पूरा बहुत दूर तक जाना चाहिए, ठीक है। तो तब मैक्सिमम ये 90 डिग्री तक ही बन सकता है, एजम्पशन से भी मैक्सिमम 90 डिग्री तक ही बन सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो एक्सप्रेशन है
ये जो हमने बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई झेल के ये एक्सप्रेशन निकाले इतने देर तक, तो वहां पे दोनों एंगल का वैल्यू जो है 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहां से हमारा एक वैल्यू निकलने वाला है, बहुत ही खूबसूरत वैल्यू है। याद रखना, ये वैल्यू आपका बहुत यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स में। हम देखेंगे न्यूमेरिकल कुछ देर बाद, लेकिन ये वाला वैल्यू बहुत ही यूज होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम एक स्पेशल नोट पकड़ेंगे वो होगा आपका एक इनफाइनाइट लेंथ एंड एट वन एंड। मतलब कि पूरा रोप का लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है, पूरा रोप का लेंथ इनफाइनाइट, लेकिन आपने जो पॉइंट कंसीडर किया वो यहां पर एक एंड में कंसीडर किया, इनफाइनाइट रोप के एक एंड में कंसीडर किया। तो क्या होगा, सेम ही रहेगा। ये जो इनफाइनाइट लेंथ का जो एंगल है वो 90 रहेगा, लेकिन आपने तो एंड में कंसीडर किया था ना, तो φ2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री। और sin 0 का वैल्यू होता है कितना, 0। ठीक है, sin 0 का वैल्यू होता है 0, तो वैल्यू रिड्यूस होके इतना तक रह जाएगा। ये दूसरा वाला आपका स्पेशल नोट है। और तीसरा वाला स्पेशल नोट, अगर इनफाइनाइट की जगह पे फाइनाइट लेंथ हो गया, ठीक है, फाइनाइट लेंथ एट मिड पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन, फाइनाइट लेंथ एट मिड पॉइंट कितना आएगा देखिए। तो उसके लिए एक फाइनाइट रोप पकड़ते हैं जिसका लेंथ है L। ठीक है, फाइनाइट रोप है तो लेंथ तो होगा ही, तो हम मीडियल पे पकड़ रहे हैं पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला हो जाता है L/2, ये वाला भी हो जाता है L/2, मिड पॉइंट होने से L/2। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, मान के चलिए ये वाला एंगल दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है ना, सेम ही रहेगा, क्योंकि आप मिडल से पकड़ रहे हैं, वो भी फाइनाइट लेंथ का। तो यहाँ पे आप 5 पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी आप 5 पुट कर दीजिए, तो वैल्यू जो आने वाला है वो होगा इंटू 2 sin phi। और sin phi का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, हमको क्या पता है, sin phi का वैल्यू है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे कोई सा भी एक ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए, ये वाला अगर ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आता है, देखिए परपेंडिकुलर कितना आ रहा है L/2। ठीक है, परपेंडिकुलर आ रहा है L/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना आ रहा है, देखिए हाइपोटेनियस तो ये वाला है, ये वाला लेंथ अगर a हो गया तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से a² प्लस L/2 होल स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस L/2 होल स्क्वायर, बस बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो ये वाला 3 नोट आप अच्छे से कंसीडर कीजिए कि इनफाइनाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट एट वन एंड में क्या होता है, और फाइनाइट लेंथ एट मिड पॉइंट पे कितना हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल्स आएगा, वहां पे हम दिखाएंगे ये एक्सप्रेशन का यूज कैसे होता है। ठीक है, चलिए अभी न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। तो अगर आप ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम बोले कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट पॉइंट, तो मतलब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको पता है कि एक सिमेट्रिकल फिगर, एक स्क्वायर सिमेट्रिकल फिगर हो जाएगा। तो अगर आप एक पर्टिकुलर वायर को अगर आप कंसीडर करेंगे, ये पर्टिकुलर वायर को अगर आप कंसीडर करेंगे और एंगल निकाले, ठीक है, सेंटर पोर्शन से एंगल निकाले, हमको क्या पता है कि स्क्वायर के लिए ये एंगल हमेशा 45 डिग्री निकलने वाला है, 45 90 बन रहा है। ठीक है, बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या पता है कि μ0/4π इंटू I/A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, तो μ0/4π इसका वैल्यू हो जाता है 10⁻⁻7। I वहां पे जा रहा है 2 एम्पियर। ए मतलब ये वाला पोर्शन, पॉइंट से आपका लाइन वायर जो है उसका पोर्शन का डिस्टेंस कितना है। तो देखिए, ये वाला अगर 2 मीटर हो गया तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। ठीक है, इनटू साइन, ये एंगल 45 है, वो वाला एंगल भी 45 है, तो कितना आएगा देखिए, -7 × 2 इंटू साइन 45 का 1/√2 है, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार प्लस करने से इंटू 2, तो आपका आंसर आ रहा है 2√2 10⁻⁻7, 2√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, वो एक वायर के लिए। लेकिन यहाँ पर 4 वायर है, ये करंट अगर देखेंगे ये चारों ओर घूमने वाला है। ठीक है, करंट अगर देखेंगे तो 4 वायर के लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको
मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है आपका राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपका जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहां पे थंब को बिछाइए और इस राइट हैंड को एक कर्ल कीजिए इसको। ठीक है, कर्ल कीजिए, जैसे मुट्ठी करते हैं ना, तो कर्ल कीजिए इसको। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे अपना थंब, और ये जो अगर मैंने कर्ल किया यहाँ पे, तो मेरा डायरेक्शन क्या इनटू द बोर्ड आ रहा है। तो ये जो वायर है उसके लिए डायरेक्शन होगा इनटू द बोर्ड, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। सिमिलरली ये जो डायरेक्शन है उसके लिए भी मेरा इनटू द बोर्ड ही आएगा। ये जो डायरेक्शन उसके लिए, ये देखिए, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। कर्ल अगर मैंने किया तो यहां पर भी इनटू द बोर्ड होगा, यहां पर मैंने अगर डायरेक्शन किया इसके लिए भी इनटू द बोर्ड ही होगा। तो चारों एक ही डायरेक्शन में, हमको पता है वेक्टर में अगर सेम डायरेक्शन हो जाएगा सब प्लस कर देंगे। ठीक है, सबको प्लस कर देंगे, तो बी चारों का सेम डायरेक्शन है, 4 बार बी प्लस करने से अच्छा है 4 इंटू बी कर लेते हैं। तो 4 इंटू 2√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। बस फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू निकाला, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाला और उसको यूज कर दिया। ठीक है, और एक प्रॉब्लम, लास्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं कैसे इसको और एक मेथड में और एक स्ट्रक्चर में हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए ये कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी आ रहा है। लास्ट में ये वाला प्रॉब्लम देखिए, यहां पर देखिए 2 एक्सिस है, एक में करंट फ्लो रहा है 3 एम्पियर, दूसरे में करंट फ्लो रहा है 2 एम्पियर। आपको बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P में। तो हमें क्या पता है, ये तो इनफाइनाइट वायर हो गया। ठीक है ना, हमें क्या पता है, जब इनफाइनाइट वायर दिया जाएगा आपको पता नहीं है कहां पर लोकेशन है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर मिडल पे है या एंड पे, आपको पता नहीं है, तो हमेशा मिडल पे ही पकड़िए इनफाइनाइट वायर का। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए मिडल पे ही पकड़िए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर कोई सा भी ले ले, ये वाला अगर वायर ले ले, इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले, अगर मिडिल पे हो जाए, अभी हमने किया था कि फॉर्मूला हो जाता है μ0/4π इंटू 2I/a। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है μ0/4π इंटू 2I/a। फॉर्मूला सेम ही है, बस वैल्यू डिफरेंट होगा। 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू इसके लिए करंट जो है वो 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है वो 2 है। अगर आप कट करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकलने वाला है, और यहाँ पे 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू यहाँ पे करंट है 3 और डिस्टेंस भी 3 है, तो कट करेंगे तो सेम ही वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम निकाल लिए, एक बार जब मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, हमको देखना है उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन क्या सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो उसके लिए तो हम क्या राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम राइट हैंड थंब रूल को मान के चले, यहाँ पे करंट जा रहा है, तो आपका जो कर्ल है, आप जो कर्ल करेंगे वो क्या इनसाइड द पेपर है। ठीक है, इनसाइड द पेपर, तो ये जो पर्टिकुलर वायर है उसके लिए डायरेक्शन होगा इनसाइड, ऐसे देते हैं, क्रॉस मार्क करके देते हैं इनसाइड द वायर डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर इस डायरेक्शन को मानेंगे, यहाँ पर अगर अपना उंगली बिठा लेंगे, ठीक है, तो अब जो कर्ल करेंगे वो आउटसाइड ऑफ द पेपर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड ऑफ द पेपर। तो ये जो डायरेक्शन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑपोजिट साइड है। तो ऑपोजिट साइड में हमको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसका वैल्यू देखिए और इसका वैल्यू देखिए, दोनों का इक्वल वैल्यू है। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे आंसर हो जाएगा 0 टेस्ला। समझ में आया कि ये वाला पॉइंट में कोई मैग्नेटिक फील्ड आता ही नहीं है। समझ में आया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 0। बहुत ईजी है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ठीक है, बहुत लोगों को मदद मिल जाएगी। चलिए अभी रखते हैं।